पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। नेपाल में सोमवार को अचानक शुरू हुए सरकार विरोधी आंदोलन के बाद मंगलवार को देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित कई मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया। मुख्य रूप से युवाओं के इस आंदोलन के सामने सरकार ने तो घुटने टेक दिए, लेकिन नेपाल में राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। प्रदर्शनकारी एक अंतरिम सरकार के गठन की मांग कर रहे हैं। आइए आपको इससे जुड़ी हुई एक खबर बताते हैं और फिर उस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। श्रीलंका, बांग्लादेश के बाद उपमहाद्वीप के एक और देश नेपाल में युवा विद्रोह ने व्यवस्था की दीवार पर नया इनकलाब लिख दिया। महज चंद घंटों के अंदर जेंजी के आंदोलनकारियों ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंधों को वापस ले लिया, लेकिन नेपाल की सड़कों पर घूमते आंदोलन को सिर्फ इतना भर मंजूर न था। आंदोलनकारियों की मांग सोशल मीडिया से निकलकर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और आर्थिक समस्या तक जा पहुंची थी और इसमें राजनीतिक नेतृत्व सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया। प्रदर्शनकारियों के बढ़ते दबाव ने पहले 4 मंत्रियों, फिर खुद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपना इस्तीफा सौंपने पर मजबूर कर दिया। राष्ट्रपति को सौंपे अपने त्याग पत्र में उन्होंने लिखा कि देश में पैदा हुए असामान्य परिस्थितियों को अपने इस्तीफे का कारण बताया। राष्ट्रपति ने ओली का इस्तीफा स्वीकार कर उप प्रधानमंत्री को कार्यवाहक प्रधानमंत्री का जिम्मा सौंप दिया। ओली के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारियों में जश्न का माहौल है, लेकिन वे अब भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। इस बीच काठमांडू के मेयर बालेंदु शाह ने संसद को भंग कर जेंजी के आंदोलनकारियों को सत्ता सौंपने की मांग की है। उन्होंने इसके लिए युवाओं से तैयार रहने की अपील की है। उधर काठमांडू समेत कई शहर लगातार दूसरे दिन भी जलते रहे। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग लगा दी। इसके अलावा पीएम ओली, राष्ट्रपति, गृह मंत्री के निजी आवास पर तोड़फोड़ के बाद आगजनी की। पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा, वित्त मंत्री विष्णु पौडेल समेत दूसरे नेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। सोमवार को सुरक्षा बलों की गोलीबारी में छात्रों सहित करीब 19 प्रदर्शनकारी मारे गए और 400 से अधिक युवा घायल हो गए थे। काठमांडू में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगे होने के बाद भी हिंसा के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। मंगलवार को 2 और लोगों की मौत से मरने वालों का आंकड़ा 21 हो गया। फिलहाल नेपाल की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। काठमांडू का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद कर दिया गया है और सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। नेपाल के मुख्य सचिव ने ताज़ा हालात पर सेना और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों ने संयुक्त वक्तव्य में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उधर पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह ने जेंजी आंदोलन पर सरकारी कार्रवाई के दौरान हुई जनहानि पर निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि युवाओं की जायज मांगों पर ध्यान दिए बिना उनकी जान लेना बेहद दुखद है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ अतुल अनेजा जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अतुल जी, पहला सवाल यही है कि अब वहां पर न प्रधानमंत्री हैं और खबर ये भी आ रही है कि राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया है, सारे मंत्रियों ने वहां पर इस्तीफा दे दिया है, राजनीतिक सत्ता वहां पर है नहीं। अब नेपाल में क्या कुछ होगा? देखिए, इस वक्त बहुत ही अनसर्टन का सिचुएशन है चंद्रशेखर जी। एनार्किक सिचुएशन मैं कहूँगा। तख्ता तो पलटा गया है, एक रेजिम चेंज तो हो चुका है, क्योंकि जो पुरानी रेजिम थी, जो एक इलेक्टेड रेजिम थी, गवर्नमेंट थी, वो अब बर्खास्त हो गई एक तरह से। और ये अब दूसरी बात आती है कि इसके बाद क्या। अगर तो ये कोई स्थिति ऐसी बनती है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है नेपाल की वो बनी रहती है और नए आंदोलन होते हैं, तो एक तरह से फिर हम कह सकते हैं कि एक जनरेशनल चेंज शायद हो रहा है। एक नई जनरेशन आ रही है वहाँ पर सत्ता में। लेकिन अभी अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को बर्खास्त कर देते हैं और जैसे बांग्लादेश में हुआ कि चुनाव नहीं होते, तो मुझे लगता है कि ये एक नेगेटिव डेवलपमेंट हो सकती है, एनार्की की तरफ जा सकती है, और भारत के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये हमारा पड़ोसी देश है जिसके साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, हमारे बॉर्डर्स एक साथ हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि कोई ऐसी फोर्स अभी आए जो एक तरह से स्थिरता लाए,
क्या वो फौज आ सकती है थोड़ी देर के लिए जो स्थिरता अतुल जी, लाए, यहीं उसके पर बाद आपसे मैं चुनाव करें? सवाल पूछना चाहूंगा कि आज सवेरे से जो घटनाक्रम हुए हैं, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, खबर आ रही है कि राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया। नेपाली सेना की भूमिका को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि इस तरह की भी खबरें हैं कि नेपाली सेना ने दबाव डाला इन त्यागपत्रों के लिए? देखिए, वो उसके ऊपर स्थिति स्पष्ट नहीं है कि क्या रोल अभी उनकी जो आर्म फोर्सेज है उसका रहा है। एक तरह से आर्म फोर्सेज जो मिलिट्री है वो सामने नहीं आई। अब कल जो घटना हुई थी उसमें 19 लोग मारे गए, लेकिन आज कहीं भी उनकी फौज नजर नहीं आई। तो एक तरह से क्या, इस पर सवाल जरूर उठता है कि क्या फौज टैसिटली सपोर्ट कर रही है विद्रोहियों को। एक तो ये बात हुई। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो मेयर हैं काठमांडू के, बालेंद्र शाह। बालेंद्र शाह, बालेंद्र शाह ने बयान दिया है, कहा है कि फौज के प्रति कि आपकी शायद सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि बालेंद्र शाह का एक और बयान है कि जो विद्रोहियों को कह रहा है कि जो हमारा लक्ष्य था, जो एक करप्ट सरकार को हटाने का, वो अब पूरा हो चुका है। अब शांति बना के वापस आए और अब आपकी जो लीडरशिप की बागडोर है आपके हाथ में, मतलब जेन जी यंगर जनरेशन के हाथ में है। तो मुझे लगता है कि फौज और इनकी आर्म फोर्सेस की अब कोई भूमिका हो सकती है, क्योंकि जो स्थिति अभी है एक बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर हट चुका है, एक एनार्की की स्थिति है। इसमें अगर एक कोई स्तंभ है जो ला सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फौज भी ऐसा काम करेगी कि फिर से और लोग जिसमें हानि पहुंचे लोगों को या कोई डेथ्स हो। तो अतुल जी, ये इस सब के बीच अतुल जी, जो वहाँ के बड़े मीडिया हाउसेज हैं उनमें चाहे काठमांडू पोस्ट की बात करें या कांतिपुर न्यूज़ की बात करें, ये लोग एडिटोरियल लिख रहे हैं कि बालेंद्र शाह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन होना चाहिए। ये खबरें प्रसारित कर रहे हैं कि प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि बालेंद्र शाह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन होना चाहिए। क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, इस मूवमेंट, जो भी कहें आप, मूवमेंट कहें या जो भी कोई और वर्ड इनको यूज करना चाहें, इसके पीछे कौन सी संस्था है? जो मुझे नजर आ रही है वो एक हमी नेपाल करके एक संस्था है जो जेएनसी को लीड कर रही थी और जिसके लीडर हैं सुदन गुरुंग। सुदन गुरुंग बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। ये एक नाइट क्लब चलाते थे एक टाइम पे, एक डीजे थे उसमें। और जब 2015 में जो अर्थक्वेक हुआ नेपाल में, उसके बाद उन्होंने अपनी एक एनजीओ बनाई जो राहतकारी काम में जुड़ी हुई थी, लेकिन बहुत फैली है। इसके अंदर बहुत सेलिब्रिटीज जुड़ गए, बाहर की कंपनियां जैसे वाइवर, कोका कोला, काठमांडू में ये जो मिस यूनिवर्स नेपाल, ये सब एक ग्लैमर का एलिमेंट भी आ गया और एक्सटर्नल सपोर्ट का एलिमेंट आ गया। जो फंडिंग आई है वो भी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से आई है जो नेपाल के बाहर है। तो हमें नेपाल के पीछे हमें देखना पड़ेगा और कौन सी फोर्सेज है, लेकिन गुरुंग एक फोर्स है। दूसरे जो हैं वो हैं ये बलेंद्र शाह जिनकी हम बात कर रहे थे, स्ट्रक्चरल इंजीनियर टर्न रैपर, जिनका विश्वविद्यालय जो इंजीनियरिंग कॉलेज, सॉरी, मेरे ख्याल बैंगलोर में है, वहां से उन्होंने पढ़ाई की है और उसके बाद रैपर बने, अब मेयर बने, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है। तो ये एक दूसरी फिगर आती है और इनका नाम आ रहा है कि भाई ये अब नए प्रधानमंत्री या जो भी लीडर बने हैं यहाँ से। और तीसरे कैरेक्टर जो भी यंगर जनरेशन से, वो रवि लमिशा ने, ये एक्चुअली इन्होंने, इनकी पॉलिटिकल पार्टी आरएसपी, और ये मंत्री भी बने थे एक टाइम पे जब पिछले चुनाव हुए थे, लेकिन किसी कारण से करप्शन चार्जेस लगे थे और जेल में थे, अब रिलीज हो गए। तो ये ट्रायंगुलेशन मेरे को नजर आ रही है कि जेन जी में ये तीन बड़े नेता जो है सामने उभर के आ रहे हैं और इनके पीछे काफी ज्यादा सपोर्ट है। अतुल जी, यहीं पर अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अचानक सोशल मीडिया बैन होता है और उसके बाद ये प्रदर्शन हो जाते हैं। 3 लोगों का आपने नाम भी आगे रखा, इसमें हामी नेपाल करके जो एनजीओ है ये किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से इसने सोशल मीडिया के जरिए ये पूरे प्रदर्शन को कल वहाँ पर बुलाया था, ये सब चीज़ें सामने आ चुकी हैं। कई लोगों के सवाल हैं, क्या कोई बाहरी ताकत, क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े पैमाने पे और इतने लक्ष्य और फोकस के साथ कोई स्पॉन्टेनियसली कि भाई
19 लोग मरे और हम आगे बाहर, ये मुझे नहीं लगता। इसके पीछे ऑर्गेनाइजेशनल शक्तियां जरूर होगी। अभी हमको उसका पूरा खुलासा नहीं है, अभी कुछ कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि जब हम बैकग्राउंड चेक करते हैं इन लोगों का तो उसके पीछे कई बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, और जो विदेशी शक्तियां भी बाहर के नाम भी आ रहे हैं। अभी आगे अगले दिनों में हमें पता लगेगा कि कौन कौन सी ये विदेशी शक्तियां हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसके पीछे या चीन या ऐसे कोई देश है, क्योंकि ओली जो खुद थे वो चीन के साथ थे। तो और बांग्लादेश का हमारे सामने एग्जाम्पल है। मैं तो इसको बांग्लादेश ट्रैक से ही देखूंगा, लेकिन अभी कहना ठीक है, किसी ठीक है अतुल जी, ये आने वाले दिनों में देखना होगा और शायद पता चलेगा कि कौन सी असली ताकत इसके पीछे है। अतुल जी हमारे साथ बने रहिए, एक और महत्वपूर्ण खबर है उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।